वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज जो है हमारी डेट हो गई है 27 दिसंबर की। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को। ग्रुप में ज्वाइन होना है, पीडीएफ आपके लिए पेड रहेगी। ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर पे आप कॉल करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखिए भाई, कुछ ही है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं उस पे पढ़ेंगे। एक स्कीम आई है, पालना स्कीम। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगी ये दोनों हमारे प्रिलिम्स के लिए जरूरी है। ठीक है, ये दोनों ही आर्टिकल प्रिलिम्स के लिए आपको पढ़ के जाने होंगे, ये वाले दो। और हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूएन का गाजा रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे सबसे पहले है यहाँ पर लिटरेरी अवार्ड्स दिए गए हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से पोएम्स, नॉवेल, स्टोरीज, एसेज, स्टडी, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवार्ड दिए गए हैं ताकि भारत के हर 1 किलोमीटर में जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी लैंग्वेजेस को यहाँ पर अवार्ड दिया जाए जो कि यहाँ पर विलुप्त हो चुकी थी, एक्सटिंक्ट की उसमें चली गई थी। तो इन पुरस्कारों में यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं राइटर्स, ताकि आगे इसको लिखते रहें। और देखो, अब 24 लोगों को है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको सबके नाम रटने हैं, वो फिर जरूरी नहीं रह जाएगा। केवल आपको ये याद रखना है कि अवार्ड्स दिए गए हैं लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, और हर एक लैंग्वेज में लिखने के लिए दिए गए हैं। आपको पता है हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंग्लिश को भी उसमें ऐड करके काफी सारे लैंग्वेजेस को अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, एक केस स्टडी को भी अवार्ड दिया है। जो राइटर है उनका नाम है नीलम सरीन गौर। उन्होंने रिक्किम इन राग जानकी उसमें लिखा है, अदर लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया है। तो हमारे भारत में ये अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड। 1954 में नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स इसको यहाँ पर देती है। 1954 में आप देख सकते हो भारत में लिटरेचर प्रमोट करने के लिए साहित्य अकादमी को बनाया गया है। साहित्य अकादमी 1954 में बनाई गई है। कब बनाई गई है? 1954 में। लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस तो है ही अपनी, आपको पता है। 22 के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेजेस को भी उसमें ऐड करके 24 लैंग्वेज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। असल में होता कुछ ऐसा है कि आप जो 22 लैंग्वेजेस है ना, उसमें इंग्लिश और राजस्थानी इंक्लूडेड है नहीं। तो यहाँ पे राइटर्स को एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपना वर्क दिखाने का। अकेडमी ने यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से एक प्रमोट किया है, और इसमें काफी बेटर तरीके से किया है। लेकिन वही है कि ये अकेडमी की जो वेबसाइट है ना, वो अगर आप कभी यहाँ पर जाके देखो तो उतनी पॉपुलर पहली बात तो है नहीं। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा काम ढही सही से नहीं होता और ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी थोड़ा सा लिटरेशन ट्रेडिशन जो भारत में है, साहित्यिक परंपरा, उसको प्रमोट करने के लिए कोई स्टेप्स ले। सोशल मीडिया पर रीडिंग की हैबिट लोग, बच्चे खो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम उनका स्क्रीन पे जा रहा है। पहले के टाइम में बच्चों का टाइम ज्यादा बुक्स में भी चला जाता था। तो ये चीजें यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रमोट करने की जरूरत है। तो इसका कंक्लूजन यही आता है कि थोड़ी सी हमें अपनी साहित्य के बारे में प्रोत्साहन करना, अपनी विविधता को दिखाने की जरूरत है। थोड़ा इसको पब्लिसाइज करने की जरूरत है। तो छोटा सा आर्टिकल था, ज्यादा बड़ा नहीं था, केवल याद रखना है कि अवार्ड दिए जाते हैं, कौन अवार्ड देता है, वो सब कुछ। ऐसे ही अगला एक इम्पोर्टेंट स्कीम आती है, पालना स्कीम। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पालना से बच्चों के पालने की बात हो रही है। इतना तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा कि ये स्कीम किस टॉपिक से जुड़ी हुई है। तो वही है, अब अगर बच्चों से जुड़ी हुई है तो इसको चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो ही स्टार्ट करेंगे, यही आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पालना स्कीम में 17,000 क्रेच को यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, 5,222 क्रेच हैं अभी तक, अप्रूवल मिल चुका है। इसमें आगे और शिशु सदन मतलब एक हर एक आंगनवाड़ी सेंटर में एक शिशु सदन बनाया जाएगा। आंगनवाड़ी क्या होता है? बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट खुद के यहाँ पर एक केयर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है रूरल लेवल पर, जिसमें 6 साल तक के बच्चे को यहाँ पर आंगनवाड़ियों में ध्यान रखा जाता है।
1975 में इस पूरे को स्टार्ट करा गया था प्रॉपर तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के अंडर, जहां पर बच्चे को पढ़ाई, पोषण, जो बिल्कुल प्री स्कूल वाली टाइप की चीजें होती है ना, प्री स्कूल समझते हो, स्कूल जाने से पहले की जो शिक्षा होती है, थोड़ा बहुत ABCD सिखा दिया, नंबर सिखा दिए, थोड़ा लेटर्स वगैरह ये सब सिखाने का, वो सब चीजें यहाँ पर इनकी शुरू हो गई थी। ठीक है, वो सब शुरू हो जाता है, कुछ टीकाकरण करना है, स्वास्थ्य शिक्षा देनी है, वो सब प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो शिशु सदन इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। इसी में ही राष्ट्रीय शिशु सदन योजना के तहत शिशु सदन को यहाँ पे चलाया जाएगा, ताकि माताएं जो है हमारी हमारी महिलाओं को समस्या जो है वो कम होने लग जाए। और साथ ही साथ ऐसी जो महिला है जिनकी इनकम जो है वो कम है, तो कम से कम 15 दिन या फिर वर्ष में 6 माह तक अपने आजीविका हेतु कार्य पर जाती भी रहे, क्रैच की फैसिलिटीज उनको मिले। 26 दिन मिलती है, 7.5 घंटे के लिए मिलती है, ताकि वहां पे बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। और जो महिलाएं हैं वो अपना काम भी कर सकती है और अपना अर्निंग को भी बिना छोड़े काम कर सकती है। तो शिशु सदन की फैसिलिटी यहाँ पे स्टार्ट की गई है सिर्फ उन फैमिलीज के लिए जिनमें जिनकी जो एक तरीके से इनकम है फैमिली की, वो बहुत कम है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है एक पालना स्कीम, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें बच्चों को भी फायदा मिलेगा, बच्चों को डे केयर फैसिलिटी, क्योंकि उसके बाद तो उनकी मम्मी आ जाएंगी, वो संभालेंगी। ठीक है, बच्चों को डे केयर फैसिलिटीज मिलेंगी, वर्किंग वुमेन को काम पे जाने की आजादी मिल पाएगी, इजीली हो पाएगा, और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही तरीके से बेटर हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमारी मंत्री जो है स्मृति ईरानी, उन्होंने यहाँ पर लागू करे हैं। उन्होंने बोला है इस पूरी स्कीम के लिए बढ़िया सा एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन तैयार किया जाएगा, फॉलो अप भी लिया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे विमेन का काम करने का जो पूरा एक, आप कह लो कि जितनी विमेन पार्टिसिपेट करने लग गई हैं काम करने में, वो बढ़ गया है। ठीक है, और अब और ज्यादा बढ़ेगा। तो अभी तक पूरे भारत में 2021 के डेटा के अनुसार 13.87 लाख आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी सेंटर है। इसमें पालना स्कीम एक नया काम करके इसको बेटर बना देगी। ठीक है, ये स्कीम इन्होंने स्टार्ट करी है, मेरे हिसाब से बहुत सही स्कीम है। इसमें काफी और ज्यादा क्रच खोलेंगे तो और ज्यादा ऐसे एरियाज में बच्चों को हेल्प मिलेगी। आंगनबाड़ी सेंटर्स को टारगेट क्या है, ताकि कम से कम 15 दिन के लिए तो महिलाएं जा सके। तो क्रच होता यही है कि बच्चे, मतलब माँ बाप अपने काम पे जाएं और बच्चों को क्रेच में छोड़ जाएं, जहाँ पे वो लोग उनके साथ खेलेंगे, और भी बच्चे होंगे वहाँ पे, टीचर्स होंगे पढ़ाने के लिए, वो वहां पर हेल्प करेंगे। जैसे स्कूल जाते हैं ना बच्चे, ऐसे ही जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो क्रेच चले जाते हैं। क्रेच में डाल डाल करके मतलब माताएं जो है आराम से भी अपना और काम भी कर सकती हैं। ठीक है ना। तो ये थे हमारे अभी तक के 2 आर्टिकल्स। इसके बाद तीसरा आर्टिकल है हेल्थ सेक्टर रेगुलेटर इन इंडिया। सरकार सोच रही है कि हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक की एक स्थापना कर दें, जिसमें क्या होगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ पे दिया जाएगा, और ऐसी इंश्योरेंस जो हर कोई यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरा रेगुलेशन की बात की जा रही है, टोटली हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, दैट व्हाट एग्जैक्टली इट विल बी। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर दोनों को ये काम करना होगा, बिकॉज ये जो पूरा वर्क है ये फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर से रिलेटेड है। और इसके लिए एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया की यहाँ पे मीटिंग हुई है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनको एक लेटर लिख करके जवाब मांगा था। तो उनका रिस्पॉन्स ये है कि हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, इस चीज के लिए असेसिबल हो गया है। प्राइवेट इंश्योरेंस भी यहाँ पर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक सिंगल रेगुलेटर को यहाँ पर लेके आते हैं, जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों इंश्योरेंस को एक साथ ही यहाँ पे किया जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। तो उन डायरेक्टर जनरल जो है AHPI की, उन्होंने ये बोला है गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स को बेटर बना के जो है दोनों के साथ एक ही में रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हेल्थ सेक्टर को अगर हमें बहुत ही ज्यादा तरीके से चलाना है भारत में, और ये देखना है कि हमारी हेल्थ जो है, हेल्थ सेक्टर एक तरीके से सही बरकरार बना रहे, उसके लिए देर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम लोग स्पेशली यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करके इस प्लान को प्रॉपरली सक्सेसफुल यहाँ पे चला सके। तो इस तरीके से था इधर, जिसमें ये पूरा एक स्टार्ट करने की बात की है। बाकी वही एक लास्ट आर्टिकल, गाजा रेजोल्यूशन यूएन में, जो गाजा के सिविलियंस हैं उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन यहाँ पे देने वाला है। 15 मेंबर की जो पूरी सिक्योरिटी काउंसिल बैठती है, 15 मेंबर की आपको पता है, जिसमें से
5 हैं परमानेंट, और उसके अलावा जो बच गए 10 वो है नॉन परमानेंट, जिसमें यूएस और रशिया ने वोट ही नहीं दिया, अनुपस्थित रहे। तो बाकी 13-0 से ये पूरा एक रिजोल्यूशन पास हो गया है, जिसमें ये बोला है कि जो जितना भी यहाँ पर बातें चल रही हैं उसको स्थगित कर दिया जाए। काफी पहले भी रिजोल्यूशंस हुए हैं, काफी कंट्रीज ने यहाँ पर फेवर किया है, कई लोगों ने यहाँ पर अपोज भी किया है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, इजराइल, यूएस, जबकि जर्मनी, हंगरी, इटली, यूक्रेन, ब्रिटेन ने कभी भी वोट दिया ही नहीं है। इजिप्ट ने यहाँ पर इसको सबमिट करके एक इमरजेंसी सेशन बुलवा के पूरा करवाया था। इंडिया ने यहाँ पर पहली बात तो यही डिमांड करी है कि जब ये जो पूरा हमास और गाजा ये पूरा जो चल रहा है उसमें तत्काल मानवीय युद्ध विराम लगवाने की जरूरत है। इंडिया ने इस चीज में ये पहली बार है जो कि युद्ध छिड़ने के बाद इसके बारे में बात भी करी है। ठीक है, तो वोटिंग भी दे करके सीज फायर के ऊपर बोला है, और इसी के ऊपर ये बोला है कि भाई इतने बड़े प्रॉब्लम के ऊपर अमेरिका ने कोई यहाँ पर बोला ही नहीं है। अमेरिका ने यहाँ पर किस तरीके से कुछ भी नहीं बोला, इतने बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर अमेरिका को बोलना तो बनता है ना, राइट। तो इस तरीके से ये एक पूरा आर्टिकल है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। बाकी आज के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं हम लोग। हमारा आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो एपेक के ऊपर है। आप सभी लोग जानते हैं एपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपीईसी। तो इसका भी समिट हुआ है अभी 2023 में, उसी के ऊपर पढ़ेंगे। यूएस यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाता है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। एपेक मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में तीसरी बार हो रही है, पहले भी हुई है लेकिन वो कम कम हुई है। 1993 में हुई, 2011 में हुई, अब जाकर के दोबारा से ये मीटिंग करी गई है 2023 में, जिसमें बहुत से लोग आकर के मिले थे और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल अडॉप्ट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये एपेक 2023 में यूएसए ने जो है रिस्क रिडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बात करी। ये नहीं बोला कि बिल्कुल ही चाइना से अपने आप को पूर्ण अलगाव कर लो। उन्होंने अलगाव करने की बजाय जोखिम कम करने और विविधता लाने के ऊपर अपनी बातें कही हैं, जिसकी इंपॉर्टेंट थीम थी क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एंड फ्यूचर फॉर ऑल। सतत भविष्य का निर्माण करने के लिए इसमें गोल्डन गेट डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट की गई है, ताकि आगे चल के डब्ल्यूटीओ में भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एटीट्यूड अपनाया जा सके। तो क्रिएटिंग ये अभी जो है 14 से 16 नवंबर के बीच में हुई थी। मैंने अपने वीकली करंट अफेयर के प्रोग्राम में ये तीनों स्टेटमेंट्स को कवर अप करवाया हुआ। अगर आपने वो चीज देखी है तो आपको पता होगा। लोकेशन क्या थी इसकी, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, वहां पे मोस्कोन सेंटर वेस्ट में हुई है, जहाँ पे सारे लीडर्स पहुंचे थे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर और भी काफी सारे पहुंचे थे स्पॉन्सर्स। तो काफी बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग इस तरीके से काम करके गोल्डन गेट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट इन्होंने किया। नाम क्या रखा है इसका, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि क्या इस पूरे में इंडिया शामिल है? नो, इस एपेक की मीटिंग में इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, हांगकांग, रशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, वियतनाम, यूएसए, मेक्सिको, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई ये शामिल है। इंडिया इसमें शामिल नहीं है। इंडिया अभी तक इसमें क्या, कौन से स्टेटस पे चल रहा है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का अर्थ होता है कि केवल अभी आप जा सकते हो, वोटिंग नहीं दे सकते और कोई आपकी बात मानेगा नहीं। ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस। अगला आता है भाई कोलकली डांस। कोलकली डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? केरला के मालाबार इलाके में, जिसमें डांस जो करते हैं वो सर्कल की फॉर्म में ग्राउंड पे एक एक स्टिक मारते हुए स्पेशल स्पेशल स्टेप्स करते हुए चलते हैं। कभी स्टिक एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, कभी ग्राउंड पे रख करके डांस करते हुए व्हाइट कलर का पहनते हुए करते हैं। काफी बड़ा कल्चरल इवेंट होता है और काफी खत्म होता जा रहा है ये, तो जरूरी है कि वहां पे हो ये चीजें। केरला में बहुत सारी ट्रेडिशनली आर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि वेलाकल्ली, कोलकली, कथकली। ये तो बहुत ही फेमस है, ये तो सभी लोग जानते हैं। कथकली, पूराकली, ये सब कुछ फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं केरला में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक थी।
यहाँ पर फोक आर्ट मालाबार केरला में परफॉर्म की जाती है सर्कल की फॉर्म में। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स करते हैं, नो। मुस्लिम क्रिश्चियन हरिजन कम्युनिटी केरला में जो सबसे ज्यादा रहते हैं वो सभी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। कोई एक सिंगल डांस नहीं है कि सिर्फ केरला के लोग में सिर्फ मुस्लिम ही इसको परफॉर्म करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थी। ठीक है, आज का क्वेश्चन भी वही है, एपेक 23 समिट का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो एपेक 23 समिट जो आप बताओगे, पहले तो आप इसमें ये बताओगे कि ये हुआ है, यहाँ पे हुआ है, इस तरीके से बताओगे। कहाँ पे हुआ है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में। मेंबर्स इसमें कौन कौन से हैं ये बताओगे। फिर ये भी लिखोगे कि इंडिया इज करंटली नॉट द मेंबर ऑफ एपेक, इट हैज ओनली द ऑब्जर्वर स्टेटस। फिर आप ये बताओगे कि एपेक का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, एपेक क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ के जाना भी इसके लिए क्यों जरूरी है। इसकी थीम लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन में पूछी थी ना थीम, वो लिख दोगे तो बेहद अच्छा रहेगा। फिर इसमें आप बताओगे कि इसकी शुरुआत जो है वो 1989 में हुई थी, जिसका काम था कि एशिया और पैसिफिक का जितना भी रीजन है वहां पे साफ सुथरा और चीजों को प्रमोट करना है, बैलेंस बना के रखना है और सिक्योर ग्रोथ रखनी है। ठीक है, उसमें फिर आप बताओगे एपेक जो है यहाँ पे 62% वर्ल्ड की जीडीपी है और जितना 48% ट्रेड भी होता है। तो यहाँ पर इसमें इसका गोल मेन क्या होता है, चैलेंजेस जितने भी आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, हेल्थ हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, उस पे बात करना, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करना। इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया था 1991 में, जब भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आए थे, एलपीजी आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिसीजन आया था और उसके बाद से इन्होंने जो है इन सब पे बात करी है। उसके बाद आप ये बताओ कि इन्होंने इस बार के जो डिक्लेरेशन है उसमें गोल्डन गेट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है और ये बोला है कि हम लोग डब्ल्यूटीओ के साथ ही मिल करके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करके फ्री और बिल्कुल फेयर तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, सस्टेनेबल फ्यूचर तैयार करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया कंक्रीट एक्शंस का मिल करके रेडी करके इस पे एक्शन लेंगे। तो ये है आपको जो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है, समझ गए सब लोग। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर्स को तो एक बढ़िया और बेहतर बेहतर आंसर आपका तैयार हो पाएगा। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग, इजी बात है, हो जाएगा सब लोगों से। करिएगा, कोई समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपकी समस्या के लिए ही यहाँ पर बैठी हूँ। तो आप कोई भी ऐसी कोई डाउट आता है कुछ भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम ऐसे है। ठीक है, चलो कंप्लीट कीजिए यहाँ पर। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।